हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि जब बॉडी मूवमेंट करेगी तो उसके मास और उसके चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी के लिए मास और चार्ज के बीच में 4 और 5 अलग अलग डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 1 को शुरुआत किया था, ठीक है। और चैप्टर 1 के अंदर सब बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी नेचुरल फिनोमिना है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की थी जब स्पार्क होता है या तो लाइटनिंग जब आप लोग देखते हो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिनोमिना देखने मिलती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि भाई किसी भी बॉडी या तो पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस भी करेगी और उसे एक्सपीरियंस भी करेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई लाइक चार्जेस होंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को या मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी और उसका मास कम होगा, कितना, डेल्टा एम जितना। और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, गेन करेगी, तो उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेडी। फिर हम लोगों ने बात की थी अलग अलग चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक के अंदर अलग अलग आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक के लिए सेम रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होगा भाई, सेम होगा, सिर्फ उनका जो साइन होगा वो एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोगों ने बात की थी कि चार्ज जब मूवमेंट करता है तो वो कौन सी इफेक्ट शो करता है। तो जब चार्ज स्टेशनरी होगा भाई, जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो वो अपने में से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करेगा। जब चार्ज कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करेगा, कॉन्स्टेंटली, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई, टाइम के साथ इनवेरिएंट हो गए, मतलब कि कॉन्स्टेंट हो गए। और जब वो चार्ज एक्सलरेटेड मोशन में होगा तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि उसके यूनिट्स की, ओके, कि वहाँ पे उसका एक सीजीएस यूनिट क्या था, याद कीजिए, एक स्टेट कूलम। फिर उसका एमकेएस या तो एसआई यूनिट आप लोग बोल सकते हो, जो था कूलम। फिर एम्पियर इनटू सेकंड, और मैंने और एक एक्स्ट्रा यूनिट आपको करवाया था चैप्टर 6 में से, वेबर पर ओहम, वेबर पर ओहम। और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन सा था भाई, 1 एम्प कूलम, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी क्वांटाइजेशन की, जो इसका इक्वेशन क्या था भाई, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, कि ऑलवेज किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में ही होगा। और लास्ट हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन नॉट बी स्टैब्लिश, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स विल बी ऑलवेज कंजर्व, द चार्जेस कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिर्फ वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। तो चलिए, आज मैंने जो अभी बात की वहाँ से ही शुरुआत करने वाले हैं कि किसी भी बॉडी के लिए उसका चार्ज और मास, उन दोनों के बीच में कौन से डिफरेंसेस रहेंगे। यहाँ पे जितने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, वो सभी पॉइंट्स आपके लिए एमसीक्यू का काम करेंगे, ठीक है। जितने पॉइंट्स उतने एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व होंगे। चलो, तो यहाँ पे बॉडी के लिए हम लोग बात करेंगे उसके चार्ज की, और सामने की ओर हम लोग बात करेंगे उसके मास की। रेडी। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक से बात शुरू करें तो ऑब्वियसली यू नो चार्जेस ऑफ बॉडी इज पॉसिबल पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल, सही है ना भाई। न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रल मतलब कि जीरो होगा उसका चार्ज, फिर प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है। तो वो सब हो सकता है चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई,
मास ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो भाई मास में ऐसा थोड़ी ना बोला जा सकता है कि -2 किलोग्राम, -100 किलोग्राम, सही है ना। तो मास में तो हम लोग जो बोलते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जबकि चार्ज में आप लोग माइनस, प्लस और जीरो बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें भाई, तो अब खास ध्यान रखना, चार्ज ऑफ बॉडी, चार्ज ऑफ बॉडी does not depend on velocity of body। भाई बहुत ही मस्त कंसेप्ट है, ध्यान रखना। क्या बताने जा रहे हैं, बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। कोई भी एक सब्सटेंस या तो बॉडी या तो पार्टिकल की बात हो रही है कि अगर कोई भी बॉडी कितनी भी स्पीड पे मूवमेंट करेगी, शांति से सोच लीजिए, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल कितनी भी स्पीड से मूवमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल उसका चार्ज +2 कूलम होगा तो वो उतना ही रहेगा। चार्जिस में स्पीड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना होगा उतना ही रहेगा। वो अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल ही रहेगा। डज नॉट, यू कैन सी हियर, डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। रेडी, ओके। सामने की ओर क्या होगा, एज पर आइंस्टाइन्स लॉ, mass of body will increase, mass of body will increase with increase in velocity of बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, कोई बॉडी अगर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी तो उसके मास में चेंज होगा, मतलब कि उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। उसका इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट, और यू कैन से m0 इन √1 - v²/c²। सोच लीजिए, ये इक्वेशन शायद आप लोग न्यूक्लियस में भी देखोगे, ठीक है, न्यूक्लियस में भी सेम इक्वेशन। m0 क्या होगा भाई, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, जब वो स्टेशनरी होगी तब उसका मास, अपॉन 1 - v²/c², जहाँ पे v क्या होगा, मास ऑफ एनी पार्टिकल और एनी वेव और एनी बॉडी इन मीडियम, और c क्या होगा भाई, उसका वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलिए अब ध्यान रखना भाई, जैसे भी मैथमेटिकली दिमाग चलाना होगा। हमने क्या बताया भाई कि जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसका मास चेंज होगा, उसका मास इंक्रीज होगा, मतलब कि जैसे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे वेलोसिटी में क्या होगा भाई, इफेक्ट पड़ेगा उसके मास पे। ठीक है, कि वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मास बदल जाएगा। देखो किस तरह से, v हमारे हाथ में ना, बॉडी का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, v होगा। c तो क्या है भाई, लाइट का वेलोसिटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सब्सटेंस, बॉडी या तो पार्टिकल। ओके, चलिए भाई, तो जैसे आप लोग v को इंक्रीज करोगे, c, जैसे जैसे v यहाँ पे न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये पहले ख्याल होना चाहिए भाई कि हाँ, v भले ही इंक्रीज हो रहा है कितना भी, लेकिन ये पूरे स्टेप का आंसर तो 1 से कम ही आएगा। शांति से पहले सोच लीजिए, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि अगर इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा मेरे भाई, तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का फिर से रूट निकालोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो वो तो कंफर्म है कि ये माइनस की बाजू वाला स्टेप पूरा 1 से तो कम ही होगा, लेकिन उसमें अगर आप लोग जैसे जैसे v को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये स्टेप थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये स्टेप बढ़ेगा तो उतना 1 में से, उतना 1 में से माइनस होता जाएगा। ठीक है, उतना 1 में से माइनस होगा तो ये डिनोमिनेटर पूरा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे डिनोमिनेटर कम होगा, डिक्रीज होगा, उसका मतलब कि मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बात की वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट, अब हमने जो रिवीजन किया था क्वांटाइजेशन वाला, फिर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला वो आपको काम आएगा कि यहाँ पे क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। उसका इक्वेशन भी आपको पता ही है ऑलरेडी कि U इज इक्वल टू कितना होता है भाई N इंटू ई, कि भाई किसी भी बॉडी का चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, जो भी हमने रिवाइज किया था ना। ओके, सामने की ओर अगर हम लोग बात करें तो अभी मास के बारे में ऐसा कुछ अभी उसका इन्वेंशन नहीं किया गया, मतलब कि मास अभी तक तो हम लोग 2.5 2.37 कुछ भी ले सकते हैं ना, 2.37 किलोग्राम, 2.3333 किलोग्राम, 2.3 ग्राम्स, ठीक है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सामने की ओर रॉन्ग, मतलब कि इट इज़ नॉट येट फाउंड। ओके, चलो भाई नेक्स्ट हम लोग बात करें उसके कंजर्वेशन की। तो अब खास ध्यान रखना भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यू कैन से चार्ज इज, यहां पे क्या लिखेंगे भाई, चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ अप्लाई हो सकता है। जबकि सामने की ओर खास ध्यान रखना भाई, mass is not always conserved, mass is not always conserved। कैसे भाई, तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। समटाइम्स mass can be transferred, mass can be transferred into एनर्जी। रीजन क्या आएगा भाई, E इज इक्वल टू mc²। थोड़ा याद कीजिए, आइंस्टाइन ने क्या बताया था भाई कि कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियस वाले चैप्टर में भी आप लोग स्टडी करते हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी में और सब में, ठीक है। वहाँ पे मास डिफेक्ट और वो सब कंसेप्ट स्टडी करोगे तब आपको फिर से देखने मिलेगा कि मास ऑलवेज कंजर्व होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्यों, तो भाई कई केसेस के अंदर मास क्या हो जाएगा भाई, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंजर्व मास ऑलवेज, एंड हियर चार्ज विल बी ऑलवेज कंजर्व बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल लॉ। मैंने पहले भी बताया था ना भाई कि 4 ही कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मास कभी आपने सुना है भाई, नहीं ना, तो मास कंजर्व होना नेसेसरी नहीं है। और अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, forces between charges may be attractive or repulsive। सही ना भाई, कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो एट्रैक्शन होगा। जबकि सामने की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स between masses is always
एट्रैक्टिव। भाई ध्यान रखना, आपको याद ही होगा चैप्टर नंबर 8 11th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप लोग स्टडी करते हो कभी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव। हर एक बॉडी के अंदर, हर एक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे भाई एट्रैक्टिव आएगा। आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए मेरे भाई, तो वहाँ पे क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स पूछा जाए तो वहाँ पे रिपल्जर लिख के मत आना। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगा भाई, एट्रैक्टिव होगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एट्रैक्टिव होगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूजन होगा कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसके पास थोड़ी ना चार्ज है। तो मेरे भाई उसके पास चार्ज नहीं है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, बिकॉज न्यूट्रॉन के पास मास तो है ना भाई। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा। मैंने कई सारी चीज़ें बताई, आप लोग दिमाग में रखना। नहीं पता, अगर लगता है कि हम लोग भूल जाएंगे भाई तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सिर्फ जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको काम नहीं आएगा। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ हर एक चीज़ काम आएगी आपको। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा आपको सेंटर में लेके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो रेडी। ओके चलिए, और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं जो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है, आपके पास लिखा भी होगा नोट के अंदर, ठीक है। उस पॉइंट को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। चलिए याद कीजिए कुछ। massless चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई सब्सटेंस या तो बॉडी बताइए या तो ऐसा कोई पार्टिकल बताइए भाई जिसके पास मास ना हो लेकिन चार्ज हो, ठीक है। इज नॉट पॉसिबल। सामने की ओर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चार्जलेस मास इज पॉसिबल, कि भाई ऐसा कोई मास बताइए जिसके पास चार्ज ना हो, तो पॉसिबल है ना भाई। क्या होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास मास है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, बट इट इज चार्जलेस। वो चार्जलेस है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे बन गया आपके 6 दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चार्जिंग मेथड्स। ठीक है, चार्जिंग मेथड्स, कि भाई किसी भी बॉडी को आप लोग कितनी तरह से चार्ज कर सकते हो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग मेथड्स। द फर्स्ट वन इज, यू ऑलरेडी नो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द फर्स्ट वन मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहाँ पे हम लोग अगर बेसिक उसकी फिगर की बात करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन के अंदर आप लोग क्या करोगे भाई, किसी भी एक रोड को आप लोग, सिंपल सी बात है, किसी भी एक क्लॉथ के साथ या तो किसी भी अदर बॉडी के साथ क्या करोगे, उसे रब करोगे, ठीक है, उसके साथ रबिंग करोगे, तो क्या होगा, मास और चार्ज। याद रखना भाई, मैंने क्या बोला, मास एज वेल एज चार्ज दोनों क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना, बिकॉज चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली उसका मास भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल, इसके पास मास होगा m1, इसके पास फॉर एग्जांपल मास होगा m2। खास ध्यान रखना क्या होगा, हाँ, इसका चार्ज, अगर ये चार्ज लूज करेगा तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर ये चार्ज को गेन करेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सामने वाला क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो वो भी ध्यान में रखना। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई,
rubbing the body with another body charging can be done, and you already know, we had already discussed about in the last lecture, rubbing the body, charging can be done, and charges will transfer from one body to अनदर। अब चार्जेस मेरे भाई ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मास भी ट्रांसफर होगा। सो मास विल ऑल्सो चेंज्ड फॉर बोथ बॉडीज, क्योंकि दोनों के लिए मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो क्या होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी मास कितना चेंज होगा हर एक चीज़ को बताया हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं अलग अलग तरह से। चलो ध्यान रखना भाई, अगर m1 मास लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसकी न्यू मास कितना होगा उसका m1 डैश, तो जितना उसके पास था भाई उसमें से डेल टाइम जितना क्या हो जाएगा, माइनस या तो प्लस हो जाएगा। अगर वो लूज करेगा तो उसका मास डेल टाइम जितना कम हो जाएगा, और अगर वो गेन करेगा तो उसका मास डेल टाइम जितना प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सामने की ओर क्या होगा, खास ध्यान रखना भाई, m2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो तो m2 डैश इज इक्वल टू उसका जो मास था, अब यहाँ से आपको क्रॉस में लिखना है, ध्यान रखना भाई। इसका माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसने लूज किया डेल टाइम मास, तो उतना मास वो गेन करेगा, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इतना मास इसने गेन किया, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर ये डेल टाइम जितना मास लेगा तो क्या होगा, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, उतना सेम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट फॉर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो भाई खास ध्यान रखना, नाम वैसा काम होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चार्ज को याद रखना ट्रांसफर नहीं कर रहे। ये भी आपका एक एमसीक्यू हो जाएगा कि भाई विच वन इज द मेथड इन विच वी आर नॉट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द चार्जेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको नीचे ऑप्शन दिए जाए तो आप लोग कौन सा टिक करोगे, इंडक्शन, बिकॉज याद रखना ये फर्स्ट मेथड और जो भी लास्ट थर्ड मेथड आएगी, दोनों में चार्जेस मूवमेंट होंगे, ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको लिख के ही बता रहा हूँ, ठीक है। चार्जेस विल नॉट ट्रांसफर, charges will not transfer, they will induced। वो क्या होगा भाई, इंड्यूस होगा। चलो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है हम लोग उसे एक बार ड्रॉ करते हैं फास्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार होगा पॉजिटिवली चार्ज, दैट यू कैन सी, ठीक है। उसके बाजू में खास ध्यान रखना भाई एक स्फीयर होगा, ठीक है, जिसका चार्ज शुरुआत में कितना होगा भाई, 0 होगा। अब आप लोग जब इस बार को बाजू में ले जाओगे तो चलो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, उसके बाजू में आप लोग ले जाओगे, उसके साथ रब नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ बाजू में ले जाना है। मतलब यू आर नॉट टचिंग, यू आर दिस बोथ बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, इन लोगों को कांटेक्ट में नहीं रखना है। तो सिंपल सी बात है भाई, न्यूट्रल बॉडी को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। याद कीजिए कुछ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था ना कि कोई भी चार्ज बॉडी
कोई भी चार्ज बॉडी वो ऑपोजिटली चार्ज बॉडी एज वेल एज न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। देखो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वाले चार्जेस को क्या करेगा भाई, रिपल्जन करेगा, उसको धक्का मार देगा, तो वो कहाँ जाएंगे, अदर सरफेस के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर की हम लोग बात करें तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके साथ ग्राउंड मतलब अर्थ को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा बताइए। चलिए अब आप लोग इस ब्लॉक को अगर अर्थिंग कर दो, ठीक है, अर्थिंग कर दोगे तो क्या होगा, अर्थिंग का मतलब समझते हो कि अर्थ इज इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है, उसके पास इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है भाई। तो वो क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर भेजेगी और प्लस के साथ क्या हो जाएगा, उसे न्यूट्रल कर देगी, उसे नलीफाई कर देगी। सपोज यहाँ पे 4 चार्जेस होंगे प्लस, तो क्या होगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे अर्थ में से और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अर्थ में से ऊपर जाएंगे और उस 4 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे भाई, नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, चलो नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें तो अभी हम लोगों ने बार को यहाँ पे ही रखा हुआ है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये नेगेटिव चार्ज अभी भी बार की ओर ही अट्रैक्ट रहेगा। फिर हम लोगों को ग्राउंड निकाल लेना है, ग्राउंड निकाल दिया तो क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन के साथ नलीफाई हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव, और वो भी क्या करेगा, सरफेस की ओर अभी अट्रैक्टेड रहेगा, बिकॉज अभी हमने बार को नहीं निकाला। अब जैसे ही आप लोग बार को रिमूव करोगे तो क्या होगा भाई, ये जो चार्ज होगा वो रिलैक्स हो जाएगा ना। अभी तो क्या था, वो बार की ओर अट्रैक्ट था, वो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब कि अब अपनी जगह पे इस तरह से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया देख लो, आप लोग देख सकते हो कि जो बॉडी न्यूट्रल थी, ठीक है, जो बॉडी न्यूट्रल थी उसे हम लोगों ने चार्ज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो अब हम लोग इसके इक्वेशन की या तो इसके शॉर्टकट की बात करें तो खास ध्यान रखना, जो चार्जिंग कर रहा है, ठीक है, उसका चार्ज फॉर एग्जांपल होगा Q, ठीक है, ये क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है ना, जो उसे इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसिंग चार्ज। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं चलो Q, और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा या तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, Q डैश। चलिए तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा भाई, इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है, इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है, उसके मुताबिक इस अदर बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, इंडक्शन होगा, ठीक है। जितना इसके पास इंड्यूसिंग चार्ज है भाई, उससे ज़्यादा चार्ज कभी उसमें इंड्यूस नहीं हो सकता, थोड़ा दिमाग चलाएगा, उसके जितना होगा या तो उससे थोड़ा कम होगा। तो चलो भाई Q डैश मतलब कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस Q। चलो माइनस का मतलब क्या होगा यहाँ पे भाई, कि ऑब्वियसली ये प्लस होगा, आप लोग देख सकते हो, तो ये क्या हुआ, माइनस, नेगेटिवली चार्ज हुआ। अगर ये बार नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता, ठीक है। चलिए तो माइनस का मतलब ये होगा, साइन उसकी चेंज हो जाएगी, इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड की, सी। ओके चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। अब थर्ड कौन सा आएगा, यस, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफर होगा, इसलिए मैंने बताया था ना, इन तीनों मेथड में से सेकंड वाली जो मेथड थी, कौन सी, इंडक्शन वाली, वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, वहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो वो ध्यान रखना। चलिए भाई चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ।
इसमें आपको एमसीक्यूज भी काम आएंगे और शॉर्टकट भी मिलेगी। खास ध्यान रखना भाई, सबसे पहले इसके पास चार्ज था Q1, ठीक है, इसके पास चार्ज था Q2, ध्यान रखना भाई। अभी इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया था। अब ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, Q1 प्लस Q2 होगा। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों को किसी वायर के साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, किसी वायर के साथ कनेक्ट किया जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है ना कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा तो वो क्या करेंगे भाई, चार्जेस को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब इसी चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकली सोचना हो तो कैसे सोच सकोगे। मैं आपको एग्जाम प्रैक्टिकल आपकी लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए कि दोनों जो स्फीयर होंगे उसमें आप लोग क्या कर डालो, दोनों स्फीयर आप लोग ग्लास के लोगे, ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा है दिखेगा आपको। दोनों के अंदर आप लोग पानी भरोगे, दोनों में आप लोग अलग अलग पानी भरोगे, अलग अलग क्वांटिटी से, ठीक है। एक में ज़्यादा भरोगे या तो एक को फुल कर डालोगे, एक में कम पानी भरोगे या तो नहीं भरोगे। अब दोनों को एक पाइप के साथ, एकदम ग्लास का छोटा वाला पाइप होगा भाई, जिसके साथ आप लोग इसे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा आप ही बताइए, सोचिए क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा पानी था या तो जो फुल स्फीयर था उसमें से पानी, वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसमें से पानी निकल के कहाँ जाएगा, सामने वाले स्फीयर में जाएगा। और कब तक जाएगा, तो जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कंडक्शन होगा। ओके चलिए, तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि इसमें क्या होगा, चार्ज चेंज हो गया होगा, यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा भाई, चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो उसी नाम हम लोग बता देंगे Q1 डैश Q2 डैश। रेडी, ओके। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है। हम अब लोग दूसरी बात करते हैं कि और भी ये जो इंडक्शन कंडक्शन होगा, सॉरी, वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली इस स्फीयर के डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। डायमेंशन मतलब कि दोनों की अगर रेडियस अलग अलग होगी तो क्या होगा, उसका डिसीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लें इस केस के अंदर। देखो भाई कि यहाँ पे हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इन दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस को किस तरह से, ध्यान रखना भाई, किस तरह से डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक मस्त शॉर्टकट दे रहा हूँ और उसको अप्लाई करके भी बताऊंगा कैसे आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। तो चलो Q1 डैश Q2 डैश कितना होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा मेरे भाई, दोनों का मटेरियल सेम होगा, दोनों का डायमेंशन, वॉल्यूम, हर एक चीज़ सेम होगी। तो ओबियस बात है ना भाई, दोनों क्या करेंगे, चार्ज को सेम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑलराउंडर शॉर्टकट है ये, ऑलराउंडर। क्या हो जाएगा भाई, उसका एवरेज मिल जाएगा सिग्मा Q/2। सिग्मा का मतलब समझते हो, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलिए 2-3 MCQ की बात करें, 2-3 MCQs की। देखो फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट बॉडी के पास कैपिटल Q चार्ज है, कितना Q चार्ज। वो दूसरा क्या है भाई, सपोज न्यूट्रल है, उसके पास 0 चार्ज है। तो हमारी शॉर्टकट अप्लाई कीजिए, सिग्मा Q मतलब दोनों के चार्ज का सिग्मा लेना है, उसका एल्जेब्रिक सम करना है। मतलब कितना होगा, Q + 0/2। मतलब क्या हुआ पता है कि जब आप लोग इसे वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा भाई कि दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा शॉर्टकट आगे कैसे काम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ये तो इजी एग्जांपल था। अब ध्यान रखना, एक के पास Q चार्ज है, दूसरे के पास Q/2 चार्ज है, तो क्या होगा, Q + Q/2 कितना होगा, 2 × 1 2 + 1 3Q/2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3Q/2/2 कितना होगा, 3Q/4। तो मेरे भाई दोनों के पास 3Q/4 चार्ज बचेगा आफ्टर कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम विथ कंडक्टिंग वायर। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी भी ध्यान रखना, अभी थोड़ा कंसेप्ट बाकी है इसमें, ठीक है। चलो अब एक के पास कैपिटल Q जितना चार्ज होगा, दूसरे के पास -Q/2 जितना चार्ज होगा। कितना बोला मैंने, -Q/2। तो देखो एल्जेब्रिक का मतलब क्या हुआ, समझ गए, कैपिटल Q -Q/2 करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, वो गलत रहेगा। कैपिटल Q और इसका सपोज -Q/2 होगा तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, -Q/2 अपॉन 2। चलो Q -Q/2 कितना होगा, Q/2 होगा अपॉन 2। तो फाइनली कितना बचेगा, Q/4। मतलब दोनों के पास Q/4
Q/4 चार्ज रहेगा। एंड फोर्थ कंसेप्ट क्या होगा, देखो कि सपोज इसके पास -Q चार्ज है, कितना याद कीजिए -Q, इसके पास कुछ नहीं है, 0 चार्ज है, तो क्या होगा, तो -Q + 0 कितना होगा, -Q / 2। तो मेरे भाई जब आप लोग इसे कनेक्ट करोगे तो दोनों के पास -Q/2 चार्ज होगा। तो मैंने जितना भी डिस्कस किया उसमें आप लोगों ने अगर ऑब्जर्वेशन किया हो तो आप लोग सोच सकते हो कि इस कंडक्शन मेथड में जो साइन एक स्फीयर की होगी वही साइन दूसरे की होगी। मतलब अगर पहला वाला नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा, अगर पहला वाला पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो आप लोग ऑब्जर्व करोगे, मैंने जो बताया वो सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये थी हमारी ऑलराउंडर मेथड। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर इन दोनों की रेडियस सेम ना हो तो क्या होगा भाई, ठीक है। देख लो, अगर इन दोनों की रेडियस सेम ना हो तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। ओके चलो भाई, Q1 डैश Q2 डैश, पहले उनके पास कितना चार्ज था, ध्यान रखना भाई, Q1 Q2 था, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस थोड़ी हम लोग बढ़ा देते हैं। ओके चलिए, यहाँ पे कितना होगा, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, Q2 डैश। चलो, तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान रखना, सपोज इसकी रेडियस होगी भाई R1, इसकी रेडियस होगी फॉर एग्जांपल R2, तो क्या होगा, ध्यान रखना भाई, Q1 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू R1 प्लस R2, रेडी। एंड Q2 डैश कितना होगा, कैपिटल Q इंटू R1 प्लस R2, रेडी। सोच लीजिए, अब मैंने जो लिख के बताया था वो काम आएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कैपिटल Q क्या लेना है। तो आप लोग जब सम सोल्व करोगे तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, देख लेना। Q1 + Q2, तो आप लोगों को किस तरह से सम पूछा जाएगा, MCQ पूछा जाएगा, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो, आपको बोला जाएगा भाई कि एक बॉडी के पास 20 कूलम का चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल कितना, 20, बाजू वाले के पास 40 कूलम का चार्ज है, कितना, 40। तो मेरे भाई टोटल यहाँ पे Q दोनों में क्या लिखोगे आप लोग, 20 + 40 मतलब 60, मतलब यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा। फिर एक का रेडियस आपको बताया जाए R, दूसरे का 2R बताया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, R, यहाँ पे होगा 2R, ठीक है। तो दोनों के चार्जेस आपको मिल जाएंगे, दोनों का रेडियस डायमेंशन अलग होगा तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। दूसरी बात कि यही इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं, चलो ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों केस में दोनों का रेडियस सेम हो तो क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया, इसका चार्ज Q होगा, दूसरे का 0 होगा, तो क्या होगा, Q + 0/2, दोनों के पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश लिखा, मतलब दोनों के पास Q/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं। चलो, एक के पास Q होगा, दूसरे के पास 0, कितना होगा, Q + 0 Q, दोनों का रेडियस सेम होगा तो क्या होगा बताइए, R, यहाँ पे क्या होगा, R + R 2R, नीचे 2R ऊपर R कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और टोटल चार्ज कितना होगा, Q + 0 Q/2 आ गया। देख लो, यहाँ पे भी क्या होगा, R/2R, R कट, Q + 0 टोटल Q हो जाएगा, Q/2 आ गया। मतलब इस इक्वेशन में से आप इस इक्वेशन में वापस जा सकते हो, ठीक है। वो नेगेटिव बताया जाए तो नेगेटिव भी काम आएगा। तो अगर रेडियस अलग दी जाए तो इसे अप्लाई कीजिए, ध्यान रखना। और अगर रेडियस आपको सेम दी जाए या तो रेडियस के बारे में कुछ ना बताया जाए तो आपको ये शॉर्टकट काम आएगी। ध्यान में वो रखना है कि अगर आपको नेगेटिव दिया जाए तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव दिया जाए तो पॉजिटिव लिखना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो अब आएगा कूलम्ब्स लॉ। चलिए, यहाँ पे भी आपको कई सारे नए कंसेप्ट सीखने मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें देखने मिलेंगी और कई सारे MCQs यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे पूरी थ्योरी में। चलो, कूलम्ब्स लॉ क्या है, सिंपल डायरेक्टली हम लोग बात करें, ठीक है। तो Q1 और चार्ज Q2 को अगर बाजू में लिया जाए, ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस R होगा, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में या तो
रिपल्सिव फोर्स लगेगा या तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दूसरी बात कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले Q1 पे डिपेंड करेगा एज वेल एज Q2 पे भी डिपेंड करेगा कि भाई Q1 कितना स्ट्रॉन्ग है या तो Q2 कितना स्ट्रॉन्ग है या तो दोनों कितने स्ट्रॉन्ग है। उसके मुताबिक दोनों क्या करेंगे भाई, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कम होगा तो उन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ऑब्वियसली डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और थर्ड, वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, मतलब कि वहाँ पे एयर है, वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे ग्लास है, वहाँ पे प्लास्टिक है, वहाँ पे सिरामिक है, वहाँ पे बीच में रबड़ है, वहाँ पे बीच में क्लॉथ है, वहाँ पे बीच में पेपर है। तो उन सभी इंसुलेटिंग मीडियम के मुताबिक उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। अब चार्जेस को तो आप लोग प्रैक्टिकली नहीं देख सकते ना, तो यही चीज़ प्रैक्टिकली समझनी हो तो आप लोग मैग्नेट ले लीजिए। दो मैग्नेट को आप लोग रखोगे तो मैग्नेट को तो आप लोग देख सकते हो ना, टच कर सकते हो, उसे आप लोग यूज़ भी कर सकते हो। तो उन दोनों के बीच में भी सेम प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना, तो आपको पता चल जाएगा तो कैसे काम करता है। चलिए, तो कूलम ने क्या बताया उसकी बात करें। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, FOP मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो आप लोग बोल सकते हो कूलम फोर्स, वो Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में होगा। ये रिजल्ट कहाँ से आया है भाई, एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। और उसने देखा कि भाई उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को जब उसने मिलाया तो क्या हुआ, FOP इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और ऑब्वियसली जब आप लोग क्या करोगे भाई, प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करोगे, प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे उसने बताया स्मॉल के। ध्यान रखना भाई, स्मॉल के कितना होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये मिल गया आपको उसका इक्वेशन, जहां पे वेर स्मॉल के कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁹। चलिए, इसका यूनिट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो भाई, के को सब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे कितना है, न्यूटन है ना, ओके। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, सामने क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कितना होगा, कुलम इंटू कुलम, क्या हो जाएगा, कुलम स्क्वायर। कहाँ पे जाएगा भाई, नीचे की हो जाएगा। तो चलो, ये बन गया आपके स्मॉल के का। याद रखना भाई, स्मॉल के इज द कांस्टेंट फॉर कूलम्स लॉ एंड कैपिटल के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोनों को मिक्स मत कर देना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपको 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20 उतना ही मैक्सिमम दिया जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स मत कर देना। चलिए, तो हम लोग थोड़ी के की बात करते हैं, के बारे में डिस्कशन। कोई भी रेफरेंस बुक में आपको बताया होगा कि के का MKS, या तो आप लोग बोल सकते हो SI यूनिट क्या होगा भाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चलिए, कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सेम चीज अब आपको CGS पूछा जाए, ध्यान रखना, यहाँ पे कितना होगा, ये स्मॉल के, देखो, स्मॉल के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ उसकी वैल्यू होगी, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करें, सामने की ओर क्या होगा बताइए। सामने की ओर आपको रेफरेंस बुक में दिया होगा कि 9 इंटू 10⁻⁹ की जगह पे क्या आ जाएगा, CGS में 1 आ जाएगा। के की वैल्यू CGS में कितनी हो जाएगी, 1। बाजू में उसका यूनिट में लिख के बता रहा हूँ, जो शायद आपको ना भी दिखे किसी बुक में। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। चलो, न्यूटन का छोटा मतलब कि CGS यूनिट क्या होगा भाई, सोचिए, न्यूटन का छोटा वाला यूनिट क्या होगा बताइए, डाइन होगा ना भाई, यस। मीटर स्क्वायर मतलब कितना होगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर का CGS क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर।
और कूलम का सीजीएस क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, आज हम लोग डिवीजन क्या वो काम आ गया कि नहीं। कूलम का कितना होगा, स्टेट कूलम होगा, ठीक है, उसका देख लो आप, स्टेट कूलम होगा। अब यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, मैं वो आपको पूरा प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है उसका मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इससे हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने अभी बात की कि भाई के की वैल्यू एम के एस में कितनी होगी, एम के एस है तो एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। से देखना अब मजा आएगा। हाँ 9 × 10⁹ ओके। चलिए भाई 1 न्यूटन मतलब सीजीएस में कितना होगा, कितना डाइन होगा, याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, जहां पे आप लोग डायमेंशनली उसे प्रूव करते थे। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या, 1 न्यूटन मतलब कितना होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। चलो मीटर मतलब कितना होगा भाई 10⁻² सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है तो क्या जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना भाई कूलम और स्टेट कूलम के बीच में कितना डिफरेंस है। 1 कूलम मतलब कितना होता है, 1 कूलम मतलब यहां पे देखना है, 1 कूलम मतलब कितना होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। 1 कूलम मतलब कितना होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बात हम लोग करें तो आपका ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, देखो 9 × अब चलिए आप ही बताइए 5 + 4 9 + 9 10⁻18 हो जाएगा। ओके बाजू में क्या बचेगा उसका यूनिट बताइए, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, चलो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 3⁻² कितना होगा 9 और 9 × 2 कितना होगा 10⁻18 अपॉन क्या आएगा स्टेट कूलम होल स्क्वायर। देख लो जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग वापिस आ गए, देखो ये यूनिट पूरा बन गया, मतलब ये तो क्या हुआ सीजीएस हो गया ना भाई, यस। और फाइनली यू कैन सी क्लियरली हियर 9 × 10⁸ 9 × 10⁸ कट हो जाएगा भाई, कितना बचेगा 1। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिया, देख लो आप कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्टेट कूलम होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा के सीजीएस में 1 होगा। सभी चीज़ें आपको काम आएंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल के, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसी लॉ को अभी आगे बढ़ाते हैं। रेडी, चलिए ओके नेक्स्ट हम लोग बात करें, हमने क्या इक्वेशन बनाया था बताइए अभी, f(e) = स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बाय r²। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो k को आप लोग क्या लिख सकते हो, आपको पता ही होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 r²। हाँ आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग k = 1/4πε0 क्यों लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि k से ज़्यादा आपको ये 1/4πε0 है वो मैथमेटिकली काम आता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हर एक चीज़ में काम आएगा। क्यों, बिकॉज स्मॉल k की बात कर रहा हूँ, स्मॉल k की मदद से आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर अलग अलग मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू कैसे आप लोग चेंज करोगे। जबकि ε0 के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है ना, कि आप लोग ε0 मतलब वैक्यूम होगा, फिर एप्सिलॉन मतलब कोई भी मीडियम होगा, और एप्सिलॉन आर मतलब क्या होगा भाई, एप्सिलॉन आर मतलब हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। तो वहाँ पे परमिटिविटी के मुताबिक आप लोग मीडियम को डिफाइन कर सकते हो, जबकि स्मॉल के में ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऐसी कोई स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए स्मॉल के =
हम लोगों को एक नया रिलेशन मिला 1/4πε0, ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या होगा भाई, आपको पता ही है, वेर एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब कि अभी तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, एयर या तो वैक्यूम है, मतलब कि कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। अब ध्यान रखना भाई, नाउ इफ यू पुट एनी मीडियम between नाउ इफ यू पुट एनी मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में अगर अब मीडियम रखा जाए तो ऑब्वियसली मेरे भाई यही इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एम, या तो आप लोग एफ डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, अभी ध्यान रखना, यहाँ पे हाईएस्ट फोर्स अप्लाई होगा ना भाई, क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन 0 मतलब वैक्यूम रखा हुआ है ना, वैक्यूम बीच में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे हाईएस्ट फोर्स अप्लाई होगा। अब कोई भी मीडियम होगा तो ऑब्वियसली फोर्स घटता जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। आप लोगों को ना पता चले तो आप लोग मैग्नेट का एग्जांपल लीजिए ना, मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेट के बीच में अगर आप लोग हाथ रखोगे, प्लास्टिक रखोगे, ग्लास रखोगे, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्सन एट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और क्या होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे चार्जेस के बीच में भी आप लोग कोई मीडियम रखोगे तो उनके बीच का एट्रैक्शन या तो रिपल्सन मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज ही होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एम मतलब क्या होगा भाई, मीडियम, कि हम लोग अगर बीच में मीडियम पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितना मैक्सिमम फोर्स मिल रहा था उतना तो यहाँ पे नहीं ही मिलेगा, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा भाई, 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा भाई, वेयर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम पुट बिटवीन बोथ दिस चार्जेस। अब थोड़ा दिमाग चलिए भाई, एप्सिलॉन डिनोमिनेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे मीडियम का एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा, मतलब मीडियम का जो परमिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा भाई, कम लगेगा। तो ये बन गया आपका एक MCQ, ध्यान रखना, अगर एप्सिलॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मेरे भाई उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप लोगों को इसमें से MCQ पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को 3 अलग अलग सब्सटेंसेस दिए जाए, 3 अलग अलग मीडियम दिए जाए, तो ध्यान रखना भाई, आपको पूछा जाए कि कौन से मीडियम को रखने के बाद ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा या तो कम होगा। तो जिसकी परमिटिविटी कम होगी भाई, उसको अगर रखोगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उससे बीच में रखोगे तो इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होगा भाई, वहाँ पे कम फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा। लेकिन फोर्स तो घटने ही वाला है ना, बिकॉज वैक्यूम से तो कोई भी परमिटिविटी कोई भी मीडियम रखोगे तो फोर्स कम ही होने वाला है। चलिए, तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे भाई इक्वेशन नंबर 1, ओके, यहाँ पे बताएंगे इक्वेशन नंबर 2। तो चलो, ये तो कंफर्म हो गया, अभी मैंने आपको बताया ना, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ मीडियम एफ ऑफ 0 से तो कम ही होगा। ये बन गया आपका नेक्स्ट MCQ, एफ ऑफ 0 से तो 100% क्या होगा भाई, कम ही होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे। रेशियो कौन सा लेंगे भाई, ये फोर्स ज़्यादा होगा ना तो F0 को ऊपर रखेंगे, F0 या तो F0, समझते हो क्या होता है F0, मतलब कि जब हम लोग बीच में वैक्यूम रख रहे हैं तब का मैक्सिमम फोर्स, ओके, अपॉन एफ ऑफ एम, मतलब जब मीडियम रखोगे तब का फोर्स कितना होगा, सोचिए, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R² अपॉन अगेन 1/4π, अब क्या लिखोगे भाई, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R²। चलिए, क्या होगा भाई,
Q1 Q2 बाय स्क्वायर Q1 Q2 बाय स्क्वायर कट हो जाएगा, 1/4 1/4 कट हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, एफ ऑफ नोड अपॉन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू, चलिए एप्सिलॉन ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन ऊपर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। ये मिल गया आपको आंसर, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा दिमाग चलाइए भाई, यहाँ पे भी आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे एफ नोड आ रहा है ऊपर, तो एप्सिलॉन नोड नीचे आ रहा है, एफ ऑफ एम नीचे आ रहा है, तो उसका मीडियम का परमिटिविटी ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई अब थोड़ा याद कीजिए, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा ना। और आपको नॉलेज होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल के। कैपिटल के मतलब क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक चीज को मैं बता रहा हूं बहुत डिटेल में, पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली एप्सिलॉन आर क्या होगा, नाम वैसा काम, आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। चलो भाई परमिटिविटी क्या बताता है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग सोचें उसके हम लोग वो को एक्सपीरियंस करना तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि परमिटिव मतलब उसमें हम एक वर्ड छुपा हुआ है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। उसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, कौन सा, परमिट। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी, कोई भी मीडियम अगर आप लोग 2 चार्जेस के बीच में रखोगे तो उसकी परमिटिविटी के मुताबिक क्या होगा भाई, उसका नेचर डिफाइन होगा, और उसके नेचर के मुताबिक वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स को अप्लाई होने देगा। मतलब कि परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा भाई, उन दोनों के बीच में कम फोर्स अप्लाई करने देगा। और परमिटिविटी कम होगी तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स, या तो एट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स, या तो उसे बोल सकते हो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। चलिए तो ध्यान रखना भाई, कैपिटल के आप लोग चैप्टर 2 में भी स्टडी करोगे, इसलिए मैं हर बार स्मॉल के कैपिटल के, स्मॉल के कैपिटल के को अलग डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई कि कैपिटल के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये चीज़ आप लोग याद रखना, कई स्टूडेंट भूल जाते हैं। ये डायरेक्टली आपको चैप्टर नंबर 2 में तो काम आएगा ही, चैप्टर 8 में काम आएगा, जहाँ पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, वो मैं यहाँ पे आपको यूनिफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करोगे, वहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आएगी, जहाँ पे ध्यान रखना भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो आप लोग क्या भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर एक इक्वेशन आता है, आप लोग जब प्रूव करोगे तब कि अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को रट के गए होगे और आपको थोड़ा याद नहीं होगा कि भाई एप्सिलॉन आर मतलब के भी होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये ऊपर वाला रटा होगा। आपको अगर ऑप्शन में नीचे वाला दिया जाए तो आप लोग क्या सोचोगे भाई कि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन मेरे भाई ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एप्सिलॉन आर की जगह पे आप लोग कैपिटल के लिख सकते हो, तो वो दिमाग में रखना, ठीक है। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको याद होगा, आपको याद आएगा कि चलो मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, बिकॉज एप्सिलॉन आर एंड के बोथ आर इक्वल, मतलब ये दोनों का सिंबल सेम ही होगा। चलो भाई वापिस हमारे कंसेप्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या मिला फाइनली बताइए, एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू हमें मिला कैपिटल के। चलिए अब हम ऑब्वियसली मीडियम को पुट करने के बाद उसका फोर्स कितना होगा उसकी बात करते हैं। उससे पहले ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकली सोचना है, आप लोग इक्वेशन रट के जाओगे तो कभी भी नहीं आएगा, इक्वेशन रटना नहीं है। सोचिए कि मीडियम रखोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, उसके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स अगर पूछा जाए वैक्यूम में जितना फोर्स होगा वो फोर्स मीडियम रखोगे तो फोर्स से कितना होगा, के टाइम्स होगा, क्योंकि एफ नॉट ऑलवेज ज़्यादा होता है, एफ एम ऑलवेज कम होता है, जो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। चलो अब आप लोग एफ ऑफ एम को सब्जेक्ट बनाओगे, एफ ऑफ एम ऊपर जाएगा, के कहाँ पे गया, नीचे की ओर। फाइनली आप लोग ये कंसेप्ट याद रखोगे फाइनली, और उसके भी रट के नहीं, ठीक है, समझ के। ये इक्वेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ लेना है
कि भाई मीडियम रखने के बाद दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, डिवाइड बाय के। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, मीडियम रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा उसे आप लोग मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय के बोल के या डिवाइड बाय के बोल के, तो ऑब्वियसली आएगा डिवाइड बाय के, मतलब कि केथ पार्ट हो जाएगा, केथ पार्ट एफ नॉट बाय के। अब आपको बताया जाए कि दो चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम या तो एयर होगा तो उनके बीच में 10 कूलम का फोर्स लग रहा है, कितना, 10 कूलम। अब उनके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला कोई मीडियम आएगा, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 2, तो अब क्या हो जाएगा, उसका फोर्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा, कितना, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 न्यूटन, तो उसका फोर्स 5 न्यूटन सिर्फ बचेगा। समझ गए, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो क्या होगा भाई, डिवाइड बाई के होगा। और एक कंसेप्ट की बात करूं, टोटल 6 कंसेप्ट एक साथ मिलेंगे। देखो, अगर आपको फोर्स पूछा जाए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए, याद रखना भाई हर एक में डिवाइड बाय के आएगा, हर एक में डिवाइड बाय के आएगा। लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा होगा, 5th कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 2, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक ही ऐसी क्वांटिटी है जहां पे बीच में आप लोग के वाला मीडियम रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय के आएगा। तो टोटल 5 कंसेप्ट में से 4 कंसेप्ट में क्या आएगा, डिवाइड बाय के, मतलब फोर्स घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी घटेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी घटेगा, कितना होगा, डिवाइड बाय के। जबकि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मल्टीप्लाई बाय के होगा। कैसे बढ़ेगा वो तो आप लोग उस टाइम पे पढ़ोगे ही, तो उसे भी याद रखना। तो कई सारी चीज़ें मैं आपको यूनिफाई करके बता रहा हूँ कि इस तरह से याद रखिए, आपको ईजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे ही, तो मैंने क्या बताया था भाई, Q1 Q2, ठीक है। चलो अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो अभी हमने बात की कि वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कैपिटल के तक हम लोग पहुंचे थे ना, तो अगर आप लोग को कैपिटल के या तो एप्सिलॉन आर बताया जाए तो क्या करोगे, और उसकी अगर आप लोगों को थिकनेस दी जाए, ठीक है, तो आप लोग उसे कैसे कंसीडर करोगे। और ऑब्वियसली आर तो क्या होगा भाई, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही होगा। तो उसका एक शॉर्टकट है जो आप लोगों को याद रखना होगा कि चलिए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आएगा बताइए, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट R माइनस टी प्लस टी इंटू रूट के, ठीक है। ये हो जाएगा इसका शॉर्टकट, खास ध्यान रखना, R माइनस टी, एक मिनट, हाँ क्या होगा भाई, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, और यहाँ पे क्या होगा, अब इसके आप करोगे स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यह शॉर्टकट आपको याद रखना है, वेयर टी इज थिकनेस बिटवीन, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है उसकी थिकनेस। चलो अब खास ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। चलो यहाँ पे हम लोग एक कैसे अप्लाई करते हैं कि क्या होता है, देखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, लेकिन उसकी थिकनेस हम लोगों ने कितनी रखी, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, R इज इक्वल टू टी जितनी, मतलब पूरे का पूरा उन दोनों चार्जेस के बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया है, ठीक है, जिसका कांस्टेंट होगा फॉर एग्जांपल कैपिटल के। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये शॉर्टकट कैसे काम करता है। चलिए कितना होगा बताइए, F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, ओके, इनटू क्या होगा, Q1 Q2 सेम रहेगा, अपॉन, अब ध्यान रखना भाई, जैसे आप लोग R इज इक्वल टू टी पुट करोगे, R इज इक्वल टू टी, मतलब ये पूरा भरा होगा तब की बात है, और ये बीच में थोड़ा होगा तो की बात है। R इज इक्वल टू टी करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 0 प्लस, अब ध्यान रखना मैं यहाँ पे टी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, R, बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम ही है R। चलिए
और रूट के एज इट इज। ओके, उसका क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। चलिए क्या होगा बताइए, इसका स्क्वायर निकालिए, क्या होगा, आर स्क्वायर रूट के स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ कैपिटल के। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग चले, ये क्या हो गया भाई, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर, ये तो क्या हो गया हमारा फोर्स हो गया ना, मेन फोर्स, मतलब कितना, जब उसके बीच में वैक्यूम हो, देखो वैक्यूम हो, डिवाइड बाय क्या बचा, कैपिटल के बचा ना, तो हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ गए, देख लो, तो कैपिटल के से के डिवाइड बाय के हो जाएगा, उतना फोर्स कम होगा। रेडी, जब पूरा भरा जाए तब। तो आप लोगों को ये शॉर्टकट याद रखना, इसमें सब ऑलराउंडर हर एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की ओर। रेडी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलो यहाँ पे अब आप लोगों को वही लो जो भी हमने सीखा वही वेक्टर के फॉर्म में बताना है। ऑब्वियसली वेक्टर की बात आए तो आप लोगों को कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करना ही होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। चलो अब खास ध्यान रखना क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ज है, देखो Q1। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q2। ऑब्वियसली इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका कितना होगा, वेक्टर होगा R2, पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1, जो उसकी कार्टेशियन सिस्टम में उसकी पोजीशन बताएगा। ऑब्वियसली भाई ये दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे, मतलब प्लस या तो माइनस होंगे, तो दोनों क्या करेंगे बताइए, रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब ध्यान रखना भाई, आपको पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम। उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती होगी उस लाइन पे ही दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना, इन दोनों को जो ज्वाइन करती होगी लाइन होगी, उसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस पे ही इसका डायरेक्शन होगा, इस मतलब इस लाइन पे। चलिए अब कैसे लिखना है, ध्यान रखना भाई। Q2 Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्वियसली क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर रिपल्सन की बात करें तो, ठीक है, जिसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना भाई, वेक्टर F, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर फॉर्म। 2 ने फोर्स लगाया हुआ है, आप लोग राइट से लिखोगे इस तरह से, देखो। ठीक है, इसे कैसे बोलते हैं, ध्यान रखना, राइट साइड से बोलेंगे हम लोग, राइट साइड से। ठीक है, तो फोर्स बाय Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज। सेम अब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पे आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइड आएगा, बिकॉज इट इज रिपल्सिव फोर्स। हम लोगों ने दोनों को सेम गेस किया हुआ है, दोनों चार्ज को। चलिए कैसे लिखोगे आप लोग, F ऑफ 2 पे फोर्स बाय 1 ऑन चार्ज 2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन 2। ये 1 2 पे जो फोर्स लगेगा इसी से बोलोगे आप लोग F21। ओके, चलो अब अगर Q2 का चार्ज Q1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली Q2 का फोर्स ज़्यादा होगा। तो कोई भी एक तरफ हम लोग अगर बात करें, चलिए कोई भी एक तरफ के वेक्टर की बात करें, तो बताइए 2 का वेक्टर जो 1 पे आएगा वो कितना होगा, R12। ऐसे भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, ये कितना होगा 1 2। अगर आप लोग सामने की ओर वेक्टर की बात करें तो कितना आएगा, R21, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ F21। चलिए अब आप लोगों को कैसे लिखना है वो ध्यान रखना भाई, पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ, द फोर्स बाय, हम लोग यहाँ पे F12 की बात करें, ध्यान रखना। तो इसे कैसे लिखते हैं मैंने बताया, राइट साइड से शुरू करना है। फोर्स बाय
Q2 चार्ज, राइट साइड से Q2 चार्ज, फोर्स बाय Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज F ऑफ 1 2 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू कितना होगा भाई के Q1 इंटू Q2। अगर हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है ना तो कोई बात नहीं, हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। ओके, बाय Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज। चलिए कितना होगा के Q1 Q2। अब ध्यान रखना भाई अपॉन यहाँ पे कितना था, इसका वेक्टर देख लो आप लोग R12, यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को दो तरह से बताया जाता है, आपको पता ना हो तो सीख लीजिए। अगर आप लोग वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से तो आप लोगों को कंपलसरी उसके बाजू में क्या करना होगा, मोड लिखना होगा, मोड या तो मॉड्यूल, ठीक है। और अगर आप लोग वेक्टर नहीं ड्रॉ करना चाहते तो मॉड्यूल लिखने की जरूर नहीं है, दैट इज कॉल्ड इज मैग्नीट्यूड इनटू। अब इसकी डायरेक्शन बतानी होगी ना, जो मैंने अभी आपको बताई कि कहाँ पे होगी, इन दोनों को बीच में जो लाइन ज्वाइन होगी उस लाइन पे होगी। तो उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, यूनिट वेक्टर R12 कैरेट। इसे क्या बोला जाता है भाई, R12 कैरेट एंड R12 क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वेयर R12 वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं ध्यान रखना भाई, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मीन्स यू कैन से वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R12 को कैसा लिखा जाता है, R1 माइनस R2, मीन्स फर्स्ट माइनस टू, फर्स्ट माइनस सेकंड। देखो R1 माइनस R2 अपॉन उसका क्या आएगा भाई, मैग्नीट्यूड आएगा R1 माइनस R2, जिसे बोला जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा MCQ के अंदर, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं इस R12 कैरेट की वैल्यू इस तरह से लिख सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा फाइनली इक्वेशन F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर इनटू, चलिए R12 कैरेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, F1 चलो इससे आप लोग और भी किस तरह से लिख सकते हो बताइए, R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से भी लिख सकते हो ना, दोनों सेम ही रहेगा। इसे मैंने ओपन करके बताया हुआ है, देखो पूरा। चलिए, तो ये मिल गया हमको यूनिट वेक्टर, और उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया यहाँ पे, तो क्या मिला हमें, देखो के Q1 Q2 के यस Q1 Q2 अपॉन, मैंने क्या बताया भाई, आप लोग मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली भी लिख सकते हो R12 स्क्वायर। तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर मॉड्यूल और वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सिर्फ R12 वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा R12, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलो क्या होगा बताइए नेक्स्ट स्टेप, उसका लास्ट स्टेप कितना होगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12 कितना होगा भाई, R12 क्यूब हो जाएगा इंटू यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा R1 माइनस R2, या तो आप लोग लिख सकते हो R12। चलो इसे आप लोग कैसे अप्लाई करोगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली। तो ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म करोगे तो यहाँ पे नीचे क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म होगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप लोग किससे MCQ में कैसे सोल्व करोगे। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को Q1 की वैल्यू दी जाए 2 कूलम, Q2 दिया जाए 3 कूलम, तो यहाँ पे पुट करोगे K की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻⁹। अब R1 मतलब कि पोजीशन ऑफ Q1 दी जाए, याद रखना
5 R2 दिया जाए 2 2 2 कितना होगा, इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 5 माइनस 2 3, तो R1 माइनस R2 वेक्टर कितना मिलेगा 3,3,3 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो 3,3,3 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, उसका रूट मीन स्क्वायर होगा। रूट मीन स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करोगे प्लस उसका मीन मतलब प्लस करोगे, फिर आंसर आएगा उसका रूट करोगे। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 9 27, उसका आप लोग क्या निकालोगे भाई रूट, जो आंसर आएगा उसका क्या होगा यहाँ पे क्यूब होगा। तो इस तरह से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया जाता है और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका पूरा वेक्टर फॉर्म। रेडी, ओके। चलो हम नेक्स्ट बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम लोग अगर F21 को फाइंड करना चाहें तो थोड़ी ना ये दूसरी बार पूरा प्रूव करेंगे। क्या लिख सकते हो आप लोग के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब। अब क्या आएगा भाई, यहाँ पे F21 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर R2 माइनस R1 आएगा। अब थोड़ा दिमाग चलाइए, ये दोनों वेक्टर हैं इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मेरे भाई R12 या तो R21 दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, दोनों प्लस ही हो जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे मैं अगर R1 माइनस R2 लिखना चाहूँ तो माइनस मुझे क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, आपको पता ही होगा कि फाइनली मुझे मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। सही है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा कि भाई जितना फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे लगेगा उतना ही फोर्स फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे लगेगा, लेकिन क्या होंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और सेम मैग्नीट्यूड में होंगे। लेडी द फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज and the force applied by the first charge on second charge will be same in magnitude and in opposite direction। चलिए और एक MCQ की बात करें तो आपको इन मैग्नीट्यूड F12 बाई F21 पूछा जाए तो ये दोनों सेम ही होंगे ना भाई। तो क्या आएगा 1/1, मतलब कि उसका रेशियो होगा 1/1 या तो बोल सकते हो 1। तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात बढ़ाएं तो आएगा यहाँ से कंटिन्यू कूलम्स लॉ, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए भाई, सुपरपोजिशन कब अप्लाई होता है कि यहाँ पे तो हम लोगों ने 2 चार्जेस की बात की ना। अब अगर 4-5 या तो ज़्यादा चार्जेस होंगे तो वहाँ पे आप लोग टोटल फोर्स कैसे फाइंड करोगे। खास ध्यान रखना, यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो आपको जीनीट MCQs हर एक जगह पे काम आएगा। उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक बार समझ लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए भाई, अब ध्यान रखना क्या होता है। चलो यहाँ पे एक चार्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल Q1, ओके। यहाँ पे एक चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल Q2, यहाँ पे एक चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल Qn, और यहाँ पे एक चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q। तो चलिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग कैपिटल Q चार्ज पे इन सभी चार्ज का टोटल फोर्स फाइंड करना चाहें तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हर एक का क्या होगा, इंडिविजुअल हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इसका होगा R1, ध्यान रखना बाय, इसका होगा R2 वेक्टर, ओके। इसका होगा R3 वेक्टर, और यहाँ पे जो चार्ज पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ध्यान रखना भाई,
उसका होगा फॉर एग्जांपल आर वेक्टर। तो सेम यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, R1 माइनस आर, या तो R माइनस R1, ठीक है, इन ब्रैकेट। चलिए इस तरह से सेम आप लोग हर एक के लिए फाइंड कर सकते हो इस तरह से। चलिए तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। कितना होगा बताइए, एफ ऑफ टोटल फोर्स ऑन क्यू, मैं क्लियर लिख रहा हूँ देखो, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन क्यू, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड चार्ज से लेके अप टू एंड तक, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई क्या होगा, के यहाँ पे Q1 चार्ज कैपिटल Q पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा R1, ठीक है, R1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, क्यूब होगा, याद कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा भाई, R1 वेक्टर आएगा, या तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई, चलिए R माइनस R1 लिखते हैं, चलो वेक्टर उसका कितना आएगा, क्यूब इन ब्रैकेट, अभी हमने बनाया था ना, R माइनस R1 हो गया। चलिए प्लस कितना होगा बताइए फास्ट, के Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन वेक्टर R माइनस वेक्टर R2, 2 के लिए 2 की बात होगी, बाजू में क्या आएगा उसका क्यूब आएगा इंटू R माइनस R2 वेक्टर, अब टू कितना होगा भाई, n टाइम्स होगा। तो अगर इससे आप लोग एक सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन के रूप में बताना चाहें तो क्या होगा बताइए, एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू, चलिए आप लोगों का ध्यान हो तो देखिए आप लोग, स्मॉल के और कैपिटल क्यू ये तो हर एक में आएगा, तो क्या निकल जाएगा भाई, कॉमन निकल जाएगा, इनटू क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। चलो अब क्या होगा, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो क्या मैं इसे जनरली Qi लिख सकता हूँ कि नहीं। चलिए नीचे क्या होगा भाई, R तो हर एक के लिए सेम रहेगा, बिकॉज कैपिटल Q का लिए R तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा बताइए, R वेक्टर माइनस, चलो बाजू में ऑलवेज क्या होगा वो चेंज होगा ना, देखो आप लोग RI क्या होगा, हर एक बार चेंज होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और बाजू में वेक्टर लिखना मत भूलना, क्या होगा, इनटू वेक्टर R माइनस R ऑफ I वेक्टर। चलिए अब आप लोग लाइन बाय लाइन 1 2 3 पुट कीजिए, यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 Q1 अपॉन R माइनस R1 क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर, फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेसन, प्लस फिर 2 अप्लाई करोगे, +3 फिर +4 उस तरह से। चलिए ये मिल गया आपको सुपरपोजिशन लॉ। अब इससे हम लोग MCQ में कैसे अप्लाई करेंगे उससे बात करते हैं, इससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए अब MCQ में कैसे अप्लाई करते हैं, मोस्ट टाइम की पॉइंट ध्यान रखना भाई। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिया जाए F1, यहाँ पे दिया जाए F2। अब ध्यान रखना भाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे आप लोग बोलोगे थीटा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है, ध्यान रखना थीटा। ऑब्वियसली एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 11 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जब दो वेक्टर आपको दिए जाए अलग अलग एंगल पे, दो वेक्टर सॉरी आपको एक कोई एंगल पे दिए जाए, तो उसका रिजल्टेंट जो मिलेगा F, ठीक है, उसे आप लोग कैसे निकालोगे ध्यान रखना। तो उसका इक्वेशन आपको पता ही होगा, और यहाँ पे आपको एंगल बताना होगा ना भाई अल्फा, क्यों भाई, बिकॉज ये चलो जो इसका रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया, चलिए, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो तो बताना होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा क्या बताएगा भाई कि इसका डायरेक्शन F1 के साथ है। हाँ ध्यान रखना, अगर आपको F2 के साथ पूछा जाए तो आप लोगों को फाइंड तो सबसे पहले अल्फा ही करना है, फिर आप लोग क्या करोगे भाई, टोटल एंगल में से जो अल्फा आप लोगों ने फाइंड किया था उसे माइनस कर दोगे, तो आपको एंगल मिल जाएगा F2 के साथ, किसका, इस रिजल्टेंट फोर्स का, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ F इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको याद ही होगा इक्वेशन, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। आप लोग 11th में लिखते थे s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या तो PQ के फॉर्म में लिखते थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जहाँ पे ध्यान रखना भाई, थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। और अल्फा कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोगों ने प्रूव किया हुआ था वहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा लिखते थे, ठीक है। वहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू का काम कौन करेगा, अपना F2 करेगा, यस F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। चलो इस इक्वेशन की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, F और उसका एंगल F1 के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि MCQ में कैसे काम करेगा ये। देखो फॉर एग्जांपल, आप लोगों को अगर दोनों फोर्सेस सेम बताई जाए और दोनों के बीच में एंगल बताया जाए 90 डिग्री, हाँ सेम ना हो तो आप लोगों को 2F दिया जाए, यहाँ पे 3F हो, वहाँ पे F हो, वहाँ पे 2F हो, कुछ भी दिया जाए, तो सिर्फ यही इक्वेशन अप्लाई करना है। चलो क्या होगा, देखो फास्ट आपको उसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा बताइए। F डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, F डैश इज इक्वल टू F1 कितना होगा भाई, देखो F होगा, यहाँ पे आएगा F स्क्वायर, फिर से F2 भी कितना होगा, F स्क्वायर प्लस 2, F1 इज अगेन F, F2 इज अगेन F, एंड cos थीटा कितना होगा भाई, cos 90। चलिए F डैश इज इक्वल टू कितना होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस, अब ध्यान रखना भाई, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 0, लास्ट स्टेप। चलिए F डैश इज इक्वल टू कितना होगा, √2F, ये मिल गया आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आपको इन दोनों के बीच में एंगल दिया जाए और सेम फोर्स दिया जाए, लेकिन एंगल दिया जाए 60 डिग्री, तो क्या होगा बताइए। F इज इक्वल टू √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 होगा। सोच लीजिए आप लोग शांति से, ठीक है, दोनों F होंगे तो F इंटू F अप स्क्वायर हो जाएगा ना, cos 60। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, F इज इक्वल टू √2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, चलिए cos 60 कितना होगा, 1/2, सो 2 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, चलिए कितना होगा, √3F स्क्वायर। चलिए दोनों का रूट निकालिए, क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू √3F, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो और एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट। सेम आपको अगर दोनों के बीच में इस तरह से 120 एंगल दिया जाए, ठीक है, वो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम बताई जाए, क्या करोगे आप लोग, F डैश मतलब रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कितना होगा भाई, cos 120 आएगा ना इस बार, ओके। यहाँ पे होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। चलिए भाई cos 120 कितना होगा, -1/2 होगा, -1/2, 2 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या मिलेगा, 2F स्क्वायर, -2 कट हो जाएगा, माइनस बचेगा ना यहाँ पे, -F स्क्वायर। चलो कितना होगा, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना होगा, ओनली F स्क्वायर, इसका रूट निकालो कितना होगा, F, ठीक है, ये मिल गया आपको आंसर। चलो तो इस तरह से आप लोग अप्लाई करोगे, कई सारे MCQs में आपको वर्ड टू वर्ड दिखने मिलेगा, जो भी हमने प्रैक्टिस की ना वर्ड टू वर्ड, कई सारे MCQs के अंदर ये सॉल्यूशन आपको काम आएगा। चलिए और एक हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कंप्लीट किया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, बिकॉज अब मैं और 2 कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ जो भी आपको काम आएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट होगा स्पेसिफिक चार्ज, होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल, मीन्स क्या होगा भाई, Q/m। Q/m को क्या बोला जाता है,
स्पेसिफिक चार्ज। अब इसमें से क्या एमसीक्यू बनेगा, देखो एक तो ये एमसीक्यू बन गया, और एक कौन सा कंसेप्ट पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि किसी सब्सटेंस की वेलोसिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना भाई, तो उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा, आइंस्टाइन्स लॉ, और मास बढ़ेगा तो आपको पूछा जाए भाई स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, बताइए स्पेसिफिक चार्ज का क्या होगा। देखो m बढ़ेगा तो डिनोमीटर बढ़ेगा, डिनोमीटर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। ये बन गया आपके 3 एमसीक्यू। और चलिए ये हो गया आपका एक कंसेप्ट। अब एक मस्त और एक कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। खास ध्यान रखना भाई, मैं जितना हो सके उतना आपको रेडीमेड सॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 इस तरह से स्फीयर रखे हुए हैं, ठीक है, छोटे वाले, और दोनों का चार्ज 0 है, मतलब दे बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे तो ही इस तरह से आपको दिखेंगे ना भाई, नहीं तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन या तो अट्रैक्शन नहीं होगा। अभी तो दोनों न्यूट्रल है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा। अब आप लोग इन दोनों पे चार्ज कैपिटल क्यू को पुट कीजिए। चलो दोनों पे चार्ज कैपिटल, दोनों पे टोटल होके क्यू पुट करोगे तो क्या होगा, दोनों इसका हाफ हाफ कर देंगे, Q/2 ये लेगा, Q/2 वो लेगा, ठीक है, उस हिसाब से। अब क्या होगा ध्यान रखना भाई, अब चलो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा यस मिनिमाइज करते हैं। चलो अब क्या होगा देखो आप, हाँ ऑब्वियसली दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बताइए इस तरह से, ठीक है। और आपको ध्यान रखना भाई थीटा एंगल दिया जाए, या थीटा एंगल किस तरह से दिया जाता है वो भी मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। आपको परपेंडिकुलर के साथ दिया जाए एंगल थीटा, तो याद रखना इन दोनों के बीच में टोटल कितना होगा, 2 थीटा होगा। या तो आपको बताया जाए दोनों के बीच में एंगल फॉर एग्जांपल 60 बताया जाए इन दोनों के बीच में आफ्टर रिपल्सन, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स और आफ्टर चार्जिंग इट, तो टोटल 60 दिया जाए तो परपेंडिकुलर के साथ कितना आएगा, 30 आएगा। अगर आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर के साथ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 30 रखोगे। तो ध्यान रखना, थ्योरी आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो ही आप लोग उससे मैथमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सिंपल सी बात है। अब इसका चार्ज चेंज हो गया होगा, यहाँ पे लिखेंगे Q1 डैश, ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसका चार्ज बदल गया होगा भाई, यहाँ पे आप लोग लिखोगे Q2 डैश, जो पहले Q1 Q2 था अब वो Q1 Q2 डैश हो गया। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो अप्लाई करेगा इस साइड आएगा, इसका फोर्स सामने क्यों रहेगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो ये कितना होगा, एफ ऑफ ई। अब ध्यान रखना भाई, एफ ऑफ ई राइट साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना भाई, ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा T, ठीक है। चलिए अब हम लोग किसी भी एक साइड को सोल्व करेंगे, मतलब इसके कंपोनेंट निकाल के, ठीक है, कंपोनेंट्स को निकाल के। चलिए क्या आएगा, सोचिए थोड़ा। चलो मेरे भाई ये थीटा होगा तो यहाँ पे n बन रहा है ना, देखो ठीक है, यहाँ पे ओके। चलिए रेडी है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो n बन रहा है ना, ये थीटा होगा तो सामने की ओर यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, स्ट्रिंग के अंदर टेंसाइल फोर्स या तो टेंशन फोर्स ऊपर क्यों लगेगा। चलो इस टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एडजेसेंट वाला एक ऑपोजिट वाला। इस थीटा के एडजेसेंट क्या होगा, यहाँ पे बताइए टी कोस थीटा होगा, टी कोस थीटा। और देखो इसके ऑपोजिट यहाँ पे होगा टी साइन थीटा। जितना ऊपर होगा उतना ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मुताबिक भी नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, टी साइन थीटा गया, देखो। और लास्ट ऑब्वियसली इस ब्लॉक पे नीचे की ओर उसका वेट फोर्स भी लगेगा, जिसे बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 फोर्सेस हो गए, नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स, राइट साइड इसका लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसे धक्का मारेगा। लेफ्ट साइड क्या होगा, टेंशन फोर्स का साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा, और ऊपर की ओर टी कोस थीटा।
अब इक्विलिब्रियम की बात करें, और मेरे भाई इक्विलिब्रियम में होगा ना, क्यों? बिकॉज दोनों का चार्ज सेम होगा, तो दोनों के बीच में जब तक रिपल्सन रहेगा तब तक ये ऐसे ही कांस्टेंट, मतलब ऐसे ही स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है। चलो आपको बोला जाए भाई इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, चलो इसे कंपेयर कीजिए। चलिए एफ ऑफ यस टी साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट को कंपेयर कीजिए। चलिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ई, एंड टी ऊपर क्यों कंपेयर कीजिए, वाई कंपोनेंट को, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। चलो दोनों का आप लोग क्या करोगे भाई, रेशियो निकालोगे, क्या होगा बताइए, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू, चलिए भाई टी टी कट हो जाएगा, साइन बाय कॉस कितना बचेगा भाई, टेन थीटा। अब आप लोग इस शॉर्टकट को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, और आपका काम निकाल सकते हो, लेकिन आपको हर एक प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो और एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिया जाए, ध्यान रखना भाई x, इसकी लेंथ दी जाए l, तो क्या होगा देखो आप लोग मैथमेटिकली क्या करोगे, ऑब्वियसली पूरा x होगा तो एग्जैक्टली बीच का कितना होगा, ये x/2 होगा। अब आप लोग इसका साइन निकालिए, क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, बताइए, ऑपोजिट बाय एल्टीट्यूड, ऑपोजिट कितना होगा, ये इतना x/2 अपॉन एल्टीट्यूड, मतलब कितना होगा भाई उसका लेंथ l। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे कितना होगा, x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, बिकॉज अगर आपको ये डिस्टेंस दिया जाए और लेंथ ना दिया जाए तो ये आपको कंसेप्ट काम आएगा, और आपको अगर लेंथ दिया जाए और ये डिस्टेंस ना दिया जाए तो भी आपको ये शॉर्टकट काम आएगा। जो ना दिया जाए उससे आप लोग सब्जेक्ट बना लीजिए, एल को या तो एक्स को, और यहाँ पे पुट कर लीजिए। चलो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आया, अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आपके पास एक्स नहीं है तो यहाँ से आप लोग एक्स को सब्जेक्ट बनाइए, 2l कहाँ जाएगा सामने, 2l साइन थीटा, सिर्फ l दिया हो तो आप लोगों को 2l साइन थीटा यहाँ पे x की जगह पे लिखना होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका एकदम पूरा कंसेप्ट, नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो। आप लोग एमसीक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर देना, आपको कई सारे एमसीक्यूज तो डायरेक्टली रेडीमेड यहाँ से सोल्व करने किए हुए मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।